हेलो एवरीवन। तो आज हमारे ये लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जो कि एम्पलीफायर एट हाई फ्रिक्वेंसीज। ऑलरेडी एम्पलीफायर एट हाई फ्रिक्वेंसीज हम देख चुके हैं, जिसमें कि हमने पाई मॉडल से देखा हुआ है कि हाई फ्रिक्वेंसीज में दो कैपेसिटर ऐड होते हैं। देयर आर टू कैपेसिटर्स विच आर एडेड इन द हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल, जिसमें कि हमने ये भी बात की हुई थी कि इसमें एक सी पाई होता है और एक सी म्यू होता है ना। तो जिसमें कि सी म्यू होता है वो कि बीच में होता है, मतलब इनपुट नोड और आउटपुट नोड के बीच में होता है, दिस इज सी म्यू। और सी पाई जो होता है वो बेस टर्मिनल और हमारे एमिटर टर्मिनल के बीच में होता है, एंड दिस सी म्यू इज बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर। तो जिसमें कि हमने ये भी बात की थी कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मिलर थ्योरम लगाते हैं। मिलर थ्योरम से ये होता है कि मिलर थ्योरम ये बताता है कि अगर इनपुट और आउटपुट नोड के बीच में अगर कोई भी कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट है या रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो वी कैन रिप्लेस इट विद टू रेजिस्टेंसेस और टू कैपेसिटेंसेस। तो जो कि हमने ये डिराइव किया हुआ है अपनी पिछली क्लास में, जिसमें कि हमने फिर ये देखा था कि अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल करेंगे तो आपको दो तरह से एनालिसिस करनी पड़ेगी, एक इसके इंटरनल कैपेसिटेंसेस की वजह से और दूसरा एक इसका एक्सटर्नल कैपेसिटेंस जो शंट में जो कैपेसिटेंस लगाते हैं उसकी वजह से। उन दोनों की तरफ से एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज आई थी। दूसरा हमने ये भी देखा था कि हाई फ्रिक्वेंसी में जो हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, इट विल एक्ट एज ए लो पास फिल्टर। तो दिस इज डिसएडवांटेज। अब लो पास फिल्टर निकलेगा तो उसके लिए क्या निकलेगी, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकलेगी। अब हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसमें दो तरीके से निकाली गई थी, दो तरह से, क्योंकि दो कैपेसिटेंसेस हैं, दो आरसी पाथ बनेंगे, तो इसके लिए क्या बनेंगे, दो फ्रिक्वेंसीज बनेंगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज बनेंगी। वन इज द इनपुट ड्यू टू द इनपुट कैपेसिटर्स और सेकंड वन इज द शंट कैपेसिटेंस जो कि हम एक्सटर्नली लगाते हैं। तो इनपुट कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारा जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई थी उसका जो फॉर्मूला था दैट इज दिस फॉर्मूला, और इसके लिए फॉर्मूला था 1/2 पाई RS पैरेलल R पाई इंटू Cin। और जो शंट लोड कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारा क्या कहते हैं जो वो आई थी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आई थी दैट इज 1/2 पाई CSH इंटू RL डबल डैश। तो इसमें हमने ये देखा था कि दोनों का जो नेट होगा, जो नेट अगर होगा तो नेट में से जो छोटी होगी, क्योंकि वो हमेशा वह सिचुएशन हमेशा लिया जाता है, अगर आपका FH1 छोटा है अगर FS2 से वो भी 4 टाइम्स तक, तो हम FS1 को कंसीडर करेंगे। अगर दोनों ही अगर 4 टाइम्स से, मतलब कोई भी इनमें से एक अगर 4 टाइम्स से छोटा नहीं है, तो इनका क्या लेंगे, हम नेट रेशियो लेंगे। नेट रेशियो के लिए हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था कि 1.1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/FH1 का होल स्क्वायर और 1/FS2 का स्क्वायर। तो इससे हम ये हमारी जो नेट हाइयर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो निकल के आ जाएगी। वी हैव सीन दैट इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इसी हाई फ्रिक्वेंसी वाले मॉडल में एक टॉपिक बचा हुआ है दैट इज अ टी मॉडल। मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज में दो मॉडल हम पढ़ते हैं, हमने ये देखा हुआ है कि पहला जो मॉडल है दैट इज पाई मॉडल की हमने एनालिसिस की हुई है, एंड सेकंड वन इज अ टी मॉडल। पाई मॉडल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपके कॉमन एमिटर के लिए, और जो टी मॉडल बनाया जाता है वो बनाया जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉमन बेस में हमें पता है कि जो रेफरेंस है हमारा, जो हम रेफरेंस लेंगे दैट इज अ बेस, जो इनपुट लेंगे हम वो एमिटर से लेंगे, जो आउटपुट लेंगे हम कलेक्टर से लेंगे। हमने टी मॉडल और बीजेटी हमने पढ़ा हुआ था, हमने देखा था इसमें दो तरह के रेजिस्टेंसेस होते हैं, दैट इज RE एंड द सेकंड वन इज RC। बट हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस में आपको जो स्मॉल कैपेसिटर्स हैं, जो जंक्शन कैपेसिटर्स हैं, उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जंक्शन कैपेसिटर्स आते हैं उनकी दो वैल्यूज आती हैं, दैट फर्स्ट वन इज CJE, मतलब कि एमिटर बेस जंक्शन के बीच में, एंड सेकंड वन इज CJC, मतलब कि कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में। तो हम जानते हैं सर, क्योंकि अगर हमें एम्पलीफायर बनाना है तो सर हमको एम्पलीफायर किस फॉर्म बनाना पड़ेगा, हमको एक्टिव रीजन बनाना पड़ेगा, और एक्टिव रीजन में आने के लिए हम जो एमिटर बेस जंक्शन है उसको हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं, और जो कलेक्टर जंक्शन है उसको हम रिवर्स वाइज करते हैं। और वो हमें डायोड की स्टडी से हमको ये बात पता भी है कि जंक्शन में अगर फॉरवर्ड वाइज होता है तो वही डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आता है, और अगर रिवर्स वाइज जंक्शन अगर होगा तो उसमें ट्रांजिशन कैपेसिटेंस आता है। दिस इज द रॉन्ग, आई थिंक मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, दिस इज ट्रांजिशन, TION, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ द कलेक्टर जंक्शन। इसमें दो तरह के हमने कैपेसिटेंस लगाए, CJE इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, CJC इज द आपका ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। जो यहाँ पे वैल्यूज है CJE की वो आपको याद करनी है, अपने नोट्स में भी इंक्लूड करनी है, दैट इज TT/RE। और जो CJC की वैल्यू एक्चुअली आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ CJE का ही जो एनालिसिस है वो हमें सारा का सारा करना है। वेयर TT इज द ट्रांजिट टाइम, RE इज द एमिटर रेजिस्टेंस जो कि हमने निकाला था, हम इसको भी वैल्यू पे पता है VT/IE। और ऑलरेडी इसके लिए हमने पाई R पाई के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला निकाला था, जो आप अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट इस TT इज द ट्रांजिट टाइम, एंड TT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है WV²/2dV। अब WV आपको जानते हो कि सर दिस इज द बेस विड्थ ऑफ द बेस रीजन, DV इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, एंड TT इज द ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम का ये फॉर्मूला आपको ध्यान करिए कि थर्मल इनस्टेबिलिटी ऑफ बीजेटी जब हमने पढ़ा था तो हमने ये ट्रांजिट टाइम का ये फॉर्मूला भी हमने देखा था
जिसमें कि dv जो होता है दिस इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, जो कि चार्ज कैरियर जो बेस रीजन में जाएगा उसका ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है, एंड wv इज द बेस विड्थ। ट्रांजिट टाइम वी ऑलरेडी नो दैट कि सर इलेक्ट्रॉन या होल कोई भी चार्ज कैरियर एक बार एमिटर से निकलने के बाद में कलेक्टर रीजन में जाने के बीच में कितना टाइम ले रहा है, मतलब ट्रांजिशन में कितना टाइम ले रहा है, दैट टाइम इज नोन एज ट्रांजिट टाइम ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो इसके लिए जो हम पैरामीटर निकालते हैं टी मॉडल के लिए, वो निकालते हैं इसका करंट गेन कॉमन बेस के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमन बेस के लिए हमें करंट गेन निकालना है, और करंट गेन के लिए जो फॉर्मूला मतलब हम यहाँ पे जो निकालेंगे वो शॉर्ट सर्किट मतलब कि मैक्सिमम करंट गेन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जो निकालते हैं दैट इज द कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट गेन निकालेंगे। अब सर मुझे पता है कि कॉमन बेस शॉर्ट सर्किट करंट में सर यहाँ पे जो करंट गेन होगा सर दिस इज द रेशियो ऑफ द IC मतलब कि कलेक्टर करंट अपॉन IE, ये हमारा क्या हुआ रेशियो होगा। अब चूंकि यहाँ पे इसका पूरा उसी तरह से डेरिवेशन करेंगे जैसे डेरिवेशन हमने पाई मॉडल के लिए किया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप बस ये एक्सप्रेशन याद करिए दैट AIV इक्वल टू अल्फा, मतलब सर ये इसका क्या है, ये सर इसका करंट गेन है मीडियम फ्रीक्वेंसीज। हमें पता है कि सर मीडियम गेन है मतलब कि जो कॉमन बेस होता है उसके लिए जो करंट गेन होता है दैट इज अल्फा, क्योंकि IC अपना IE क्या होता है, अल्फा होता है। अब सर ये भी पता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे ये लो पास नेचर अपना मतलब लो पास अपना नेचर शो करता है। तो सर लो पास नेचर के लिए सर इसमें नीचे ये वन फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरीके से आएगा। आप इसे रिलेट कर सकते हैं जो कि अभी हमने पाई मॉडल के लिए निकाला है, उसमें भी F बीटा आता था, ध्यान करिए, क्योंकि वो कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन क्या होता है, बीटा होता है, और कॉमन बेस के लिए करंट गेन क्या होता है, अल्फा होता है। बट जो दोनों में ये जो बिहेवियर है सर बोथ दे विल शो द लो पास नेचर। ठीक है, तो अल्फा को हम यहाँ बोलेंगे कि दिस इज द अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे कि आपका करंट गेन अल्फा बाई रूट 2 आपको मिलेगा, दैट इज द अल्फा बाई रूट 2 आपको जहाँ पे आपको गेन मिलेगा दैट इज द अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी को हम 3dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एंड द फॉर्मूला बाई विच डिराइविंग दैट फॉर्मूला इज 1/2 पाई RE CJE। आपको RE की भी फॉर्मूला पता है, आपको CJE का भी फॉर्मूला पता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन आई अगेन से दैट डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अल्फा इज नोन एज द अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीजेटी, बट इज एफ बीटा इज द बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बीजेटी। एफ बीटा का भी आपने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो इन दिस वे बोथ दीज फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, देन एफ अल्फा की जो वैल्यू है वो आपने देखा कि एफ अल्फा का आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया था। एफ अल्फा का जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है दैट इज द 1/2 पाई RE CJE। तो यहाँ पे 1/2 पाई अगर RE CJE की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज अल्फा 1/2 पाई RE CJE। अब RE का आपको फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RE? RE होता है आपका VT अपॉन IE, और CJE का भी फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। तो CJE आप जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला CJE है TT अपॉन RE। तो आप TT की आप यहाँ पे CJE की वैल्यू को आप अपने प्लेस कर दीजिए। तो CJE की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करूँगा TT अपॉन RE से RE कैंसिल हो जाएगा, तो एफ अल्फा का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज 1/2 पाई TT, एंड वेयर TT इज द ट्रांजिट टाइम। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ अल्फा का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें तो कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। तो एक बात मुझे समझ में यहाँ से आ रही है कि अगर मुझे अपना कॉमन बेस का शॉर्ट सर्किट करंट गेन को अगर इंप्रूव करना है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे लिए वही अच्छी बात है, बिकॉज द अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट गेन इज अल्फा बाई रूट 2, क्योंकि ये लो पास बिहेवियर शो करेगा। लो पास बिहेवियर से क्या होगा, करंट की रिड्यूस होगा। अब एफ अल्फा फ्रीक्वेंसी मतलब ये इसकी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे मेरा जो गेन है वो क्या हो जाएगा, अल्फा बाई रूट 2 हो जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा ना कि भाई अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे मैं काम करना चाहता हूँ तो दिस एफ अल्फा शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, क्योंकि जितनी बड़ी ये एफ अल्फा होगी उतना ही मेरा रिस्पॉन्स, मेरा जो हाई फ्रीक्वेंसी में जो रिस्पॉन्स है मुझे अच्छा मिलेगा। जितना बड़ा एफ अल्फा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, गेन में डिक्रीज कम होगा। तो एफ अल्फा शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, दिस इज द डिजायर्ड कंडीशन फॉर एनी एम्पलीफायर, फॉर एनी करंट एम्पलीफायर एट हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए जो आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, बिकॉज द फॉर्मूला इज एफ अल्फा इक्वल टू 1/2 पाई TT, where TT is a transit time। अब इसको लेके पूरी एनालिसिस करनी है कि कैसे ट्रांजिट टाइम को हम कम कर सकते हैं, कैसे ट्रांजिट टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हाई फ्रीक्वेंसी पे इसमें ठीक है हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजिट टाइम को हम दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सर TT का जो फॉर्मूला होता है, TT का मैं आपका फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज WV²/2dB। अब देखिए दो तरीके हैं TT को रिड्यूस करने के, या तो आप बेस विड्थ को रिड्यूस कर दीजिए, TT को आप रिड्यूस अगर आपको करना है तो आप क्या करिए, बेस विड्थ को रिड्यूस कर दीजिए, या ये डिफ्यूजन कांस्टेंट किसी तरीके से इंक्रीज हो जाए।
अब दोनों के बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके। तो पहला तरीका क्या है, रिड्यूस द विड्थ ऑफ द बेस। दिस इज द मतलब बेसिक सिंपल मतलब सबसे सिंपल स्टेप है जिससे कि हम अपने ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। बट हमें पता है कि जो हमारा बेस जो रीजन होता है ऑलरेडी उसकी जो विड्थ होती है वो सबसे कम होती है। लेकिन अगर आप बेस विड्थ को और ज्यादा कम कर देंगे तो इससे क्या है कि कलेक्टर जंक्शन पर जो आप रिवर्स वाइज लगा रहे हैं इट विल इम्पैक्ट अपॉन द एमिटर जंक्शन, और इससे हमारा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक लिमिट के बाद एक आई थिंक एक कंडीशन के बाद हम बेस विड्थ जो बेस की जो विड्थ है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है जो कि है ग्रेडेड बेस सेमीकंडक्टर, और इसको हम बोलते हैं ग्रेडेड बेस ट्रांजिस्टर। ग्रेडेड का मतलब आपको ध्यान हो कि हमने दो तरह की डोपिंग पढ़ी थी, एक यूनिफॉर्म डोपिंग पढ़ी थी और एक नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग पढ़ी थी, जिसको हम बोलते थे ग्रेडेड डोपिंग। ग्रेडेड का मतलब ये है कि जहां पे ग्रेडेड का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब ग्रेडेड का मतलब होता है वेरिएशन। तो बेस का मतलब ये है, ग्रेडेड बेस का मतलब ये है कि आप अपने बेस रीजन को, अभी हम बेस रीजन को क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली डोप कर रहे थे। अभी तक सारे के सारे हमने ट्रांजिस्टर जो भी बीजेटी हमने पढ़ा है दैट इज बेस इज यूनिफॉर्मली डोप। बट ग्रेडेड बेस का मतलब ये है कि यहां बेस को आप नॉन यूनिफॉर्म डोप कर दीजिए। अब देखते हैं कि उसका एडवांटेज क्या होगा। बेस रीजन को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म डोप कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करिए कि डोपिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, है डोपिंग आपको नॉन यूनिफॉर्म करनी पड़ेगी, मतलब ये कि कहीं ज्यादा कहीं कम। तो जो इफ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इफ दिस इज माय बीजेटी ट्रांजिस्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एमीटर, दिस इज माय बेस और दिस इज माय कलेक्टर। अब मैं ये करूंगा कि ये जो मेरा एमीटर बेस जंक्शन है यहां पे तो मैं डोपिंग थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो डोपिंग है वो मेरी थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। और कलेक्टर रीजन में जो मैं डोपिंग है यहाँ पे थोड़ी सी क्या करूंगा, कम करूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या है सर, नेट चार्ज अगर मैं बात करूंगा एमिटर जंक्शन में बेस रीजन में वो ज्यादा है, नेट चार्ज कहाँ पे, कलेक्टर जंक्शन कम है, क्योंकि यूनिफॉर्म क्या है, डोपिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। चूंकि सर यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, इसकी वजह से, क्योंकि सर अगर दो चार्जेस प्रेजेंट है, मतलब अगर नेट चार्ज अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, इसकी वजह से एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किसके अंदर, बेस रीजन के अंदर। ये ऐसा क्यों होगा, ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग है। आप ध्यान करिए, हमने बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि किसी भी अगर दो पॉइंट के बीच में अगर डोपिंग कंसंट्रेशन डिफरेंट, तो उसका क्या मतलब है कि नेट चार्ज जो है दोनों रीजन्स में वो उनमें सर एक चेंज आएगा, एक वेरिएशन आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सर हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सर किसी भी दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज अगर किसी भी ज्योमेट्री में प्रेजेंट है सर उनके बीच में डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की, इसकी वजह से एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है आपके बेस रीजन के अंदर। अब आपने क्या किया, अब आपने अपना एक्टिव रीजन प्रोड्यूस किया अपने ट्रांजिस्टर में, तो इससे क्या होगा कि एमीटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कहाँ होंगे, एमिट होंगे बेस रीजन में। जैसे कि बेस रीजन में आएंगे वहां ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, वो इनके ऊपर फोर्स लगाएगी। एक फोर्स लगाने के बाद में Q इंटू E, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी चार्ज कर ही रहे हैं ड्यू टू दिस ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत तेजी से ड्रिफ्ट हो जाएंगे कहां, कलेक्टर रीजन में। तो सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपने एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, उस बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेस में आने वाले चार्ज कैरियर्स एमिटर से वो बहुत तेजी से ड्रिफ्ट मूवमेंट होगा, मतलब फोर्स से उनको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उनके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स की वजह से इनके अंदर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये बहुत तेजी से बेस रीजन में ट्रांजिट कर जाएंगे, कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे, मतलब इनका जो ट्रांजिशन है एमिटर टू कलेक्टर दैट विल बिकम फास्ट। अब अगर इनका से ट्रांजिशन अगर फास्ट हो गया तो ये जो ट्रांजिट टाइम है ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर कि हाउ कैन वी increase the speed, or we can say that कि how can we reduce this transit time by creating the non-uniform transistor, base region of the transistor। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या करेंगे, हम एक बेस रीजन लेंगे जिसकी हम नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करेंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन हम एमिटर साइड में ज्यादा रखेंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन हम अपना जो हमारा जो कलेक्टर साइड है उसमें हम कम रखेंगे, जिसकी वजह से एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जैसे ही आपने एक्टिव रीजन प्रोड्यूस किया तो एमिटर से क्या होंगे, चार्ज कैरियर निकलेंगे, अगर पीएनपी होगा तो होल्स आएंगे, अगर एनपीएन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो कहां पे आएंगे, वो सारे के सारे आपके आएंगे बेस रीजन में। और जैसे ये बेस रीजन में आएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होने की वजह से इनके ऊपर एक ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। वैसे क्या होता है, वैसे डिफ्यूज होते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या लगेगा, एक ड्रिफ्ट मूवमेंट लगेगा, ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा, जिससे इनके बीच में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी दैट इज द म्यू इनटू ई।
और उसकी वजह से बहुत तेजी से ये बेस रीजन को क्रॉस कर जाएंगे, इससे इनकी स्पीड बढ़ी और ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हुआ। इस तरह के ट्रांजिस्टर जिसमें कि आप अपने बेस रीजन को नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करते हैं, जिसकी क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग करते हैं, जिससे कि आपके बेस में एक ड्रिफ्ट मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का। ऐसे ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर। ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो बेस में चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है दैट इज नॉट डिफ्यूजन, दैट इज ड्रिफ्ट। सर ओरिजिनली लो फ्रिक्वेंसीज में क्या होता था? लो फ्रिक्वेंसीज में ये होता था सर कि एमिटर, कलेक्टर एंड बेस ऑल आर यूनिफॉर्मली डोप्ड, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो डोपिंग कंसंट्रेशन यूज हम करते थे एमिटर के अंदर, उससे कम करते थे कलेक्टर के अंदर, और सबसे कम करते थे हम बेस रीजन में। तो उससे फिर ये होता था कि आपका बेस जैसे ही एमिटर से चार्ज कैरियर, आपके चार्ज कैरियर बेस में पहुंचते थे, वो डिफ्यूज होते थे, वो कंप्लीटली डिफ्यूज होते थे बेस रीजन में। अब अगर उनकी डिफ्यूजन लेंथ बेस रीजन के बिट से अगर ज्यादा है तो वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे, अगर उनकी डिफ्यूजन लेंथ बेस रीजन से कम है तो वो बेस रीजन में डिफ्यूज हो जाएंगे। तो वो अपनी अब डिफ्यूज है। आप एक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके देखूं, अगर आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी के फ्लो की बात करूं कि अगर मेरे पास दो बाल्टियां हैं और दो बाल्टियां में मैं अगर दो बाल्टी की बात करूं, दोनों में एक में ज्यादा पानी है एक में कम पानी, अगर मैं उनको ज्वाइंट करूं तो पानी अपनी नेचुरल स्पीड से फ्लो करेगा। पर ड्रिफ्ट में क्या है? ड्रिफ्ट में आप धक्का दे रहे हो पानी को, आपने फोर्स लगा दी, तो ऑब्वियसली बात है दे विल बिकम फास्ट एंड द वेलोसिटी विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू म्यू इनटू ई। तो ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर में नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की वजह से बेस में स्पीड बढ़ी, बट लो फ्रीक्वेंसीज में जहां पे डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमारी यूनिफॉर्मली डोप्ड बेस, तो वहां पे स्पीड जो है वो नेचुरल स्पीड है। तो इन दिस वे उन ट्रांजिस्टर को जहां पे जो हमारे डोपिंग कंसंट्रेशन होता है बेस रीजन का वो यूनिफॉर्म होता है, उनको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर। तो लो फ्रीक्वेंसी में हम डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं जहां पे कलेक्टर, बेस, एमिटर ऑल आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। बट एट हाई फ्रीक्वेंसीज हम अपने बेस को नॉन यूनिफॉर्म डोप करते हैं, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट मूवमेंट प्रोड्यूस होता है हमारे बेस रीजन में, इसलिए उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, आई थिंक दिस इज यू कैन क्लियरली से दैट, मतलब यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट आर द ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर्स एंड व्हाट आर द डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, दोनों ही टर्म आपके जो यूज किए जाते हैं वो बीजेटी के लिए यूज किए जाते हैं। ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर मतलब बेस इज नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड, डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर मतलब ये है कि बेस रीजन इज यूनिफॉर्मली डोप्ड। सर ये ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर करने का पर्पस क्या है? जिससे कि हमारा अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमारी अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सर वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे मेरा करंट अल्फा बाई रूट 2 हो रहा है। सर हाई फ्रीक्वेंसी में मेरा बीजेटी ट्रांजिस्टर लो पास नेचर शो करता है, तो मैं ये चाहता हूं कि एफ अल्फा शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। फॉर एफ अल्फा शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल द ट्रांजिट टाइम शुड बी मिनिमम या और शुड बी लो एज लो एज पॉसिबल। अब अगर आपको ट्रांजिट टाइम को कम करना है तो देयर आर टू वेज। सर द फर्स्ट वे इज कि मैं जो टी होता है दैट इज WV² by 2dV। अब WV² मतलब कि बेस विड्थ को रिड्यूस करना सर इट इज रिस्की, क्योंकि अगर बेस विड्थ को आप रिड्यूस करेंगे सर तो उससे ये होगा कि हमारा जो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन है सर वो हो सकता है, और अगर बेस विड्थ मॉड्यूलेशन हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। द सेकंड वन इज विद द यूजिंग ऑफ ग्रेडेड बेस। उस ग्रेडेड बेस वाले ट्रांजिस्टर को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको और याद करने हैं जो कि बड़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सर व्हाट इज एफटी? एफटी इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। मतलब एफटी सर वो फ्रीक्वेंसी है, या इसको हम बोलते हैं यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी। सर यहाँ पे ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर आने के बाद मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो यूनिटी गेन प्रोड्यूस करता है। करंट गेन कैसा प्रोड्यूस करेगा? यूनिटी गेन करेगा। तो अगर मैं पिछले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि सर द शॉर्ट सर्किट करंट गेन की वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ से फ्रीक्वेंसी यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अगर सर मैं बात करूँ कि सर मुझे यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकालनी है सर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर कि अगर f इक्वल टू ft की वैल्यू होगी तो जो शॉर्ट सर्किट करंट गेन का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? 1। इस फॉर्मूले में रखिए 1 इक्वल टू अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा ft अपॉन f अल्फा का होल स्क्वायर। सर चूंकि मुझे पता है कि ये जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है सर ये वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी f अल्फा के कंपैरिजन में। तो सर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 इक्वल टू अल्फा ft अपॉन f अल्फा। तो यहाँ से जो ft का जो फॉर्मूला मेरे पास में आ गया वो ft का फॉर्मूला आ गया, मैं यहाँ से निकालूंगा तो अल्फा इंटू एफ अल्फा। ठीक है,
इस फॉर्मूले को आप ड्राइव करिएगा अपनी कॉपी में, आपको तुरंत निकल के आ जाएगा। बस आपको ft वो फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की इनकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अब आपके पास में देखिए यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी के दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया एफ बीटा के कंपैरिजन में और एक आ गया आपका एफ अल्फा के टर्म्स में। फॉर्मूला याद करना बहुत ही इजी है कि एफ टी सर मुझे पता है कि वहां होता है बीटा है बीटा और यहाँ पे होता है अल्फा इंटू एफ अल्फा। अगर एफ अल्फा के टर्म से एफ टी का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आपको अल्फा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ बीटा के कंपैरिजन में अगर आपकी टर्म्स में अगर याद करना चाहते हैं तो बीटा का करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, अब ध्यान अपने पिछले नोट्स देखिएगा, आपको ये मिल जाएगा। अल्फा एफ अल्फा पिछले वाले फॉर्मूले से भी हमने ड्राइव किया है, अपनी कॉपी में ड्राइव करके देखिएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा। सर ये एफ अल्फा एक फॉर्मूला आपको ये और याद करना है, दैट इज एफ अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू एफ बीटा। तो ये फॉर्मूला 1 प्लस बीटा इंटू एफ बीटा, सर ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला है? इसी फॉर्मूले से निकाला है। इसी किस फॉर्मूले से? इन दो इक्वेशन से कि बीटा एफ बीटा इक्वल टू अल्फा एफ अल्फा। अगर मैं एफ अल्फा यहाँ से निकालना चाहूँगा तो वैल्यू क्या आएगी? बीटा अपॉन अल्फा इंटू एफ बीटा। अब यहाँ से आप अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ से अगर आप इनकी वैल्यू रखेंगे, अल्फा की आप वैल्यू रखेंगे, अल्फा की जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो अल्फा होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएंगे, एफ अल्फा आ जाएगा आपका 1 प्लस बीटा इंटू एफ बीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपके साथ आपको ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर कराऊंगा जिसमें कि आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सारे पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में आपको पुट करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ी सी मुझे एक छोटी सी मुझे एनालिसिस और करनी है, उस एनालिसिस के लिए अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। सर आई नो दैट कि एफ अल्फा दिस एफ अल्फा इज 1/2 पाई टी टी एंड दिस टी टी इज द ट्रांजिट टाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? W/2 दिस W इज द बेस विड्थ and dV is the diffusion constant of the charge carrier which entered in your base region। मतलब ये सर ये diffusion constant उन चार्ज कैरियर्स का है जो कि आपके बेस रीजन में एमिटर से एंटर होंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ से एफ अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो एफ अल्फा की मैं टी टी की वैल्यू रखूंगा, टी टी की वैल्यू रखा W/2 dV, जिससे कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा dV अपॉन पाई W²। ठीक है, नाउ दिस dV अगर मैं बात करूं एनपीएन ट्रांजिस्टर्स और पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो सर मुझे पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में सर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस रीजन में एंटर होंगे, तो दिस इज फॉर नोन एज डीएन। क्योंकि सर एनपीएन में सर एमिटर क्या है? एन रीजन, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किस में? बेस रीजन में, तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? डीएन होगी। इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में सर मुझे पता है सर कि ये जो होल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? बेस रीजन में जाएंगे, इसलिए जो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस रीजन क्या होगा? मतलब होल का डिफ्यूजन कांस्टेंट वहां किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से एनपीएन के लिए डीवी की वैल्यू डीएन होगी, पीएनपी के लिए डीपी वैल्यू होगी। अब मुझे बात पता है कि सर डीवी इज जो डिफ्यूजन कांस्टेंट का एक रिलेशन होता है आइंस्टीन से, डी अपॉन म्यू इक्वल टू वीटी, तो डी का रिलेशन आता है म्यू इनटू वीटी। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर डिफ्यूजन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो मुझे पता है सर कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ होल्स। तो अगर मुझे, अब देखिए मेरा पर्पस क्या है? एफ अल्फा शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर मुझे एफ अल्फा को अगर लार्ज करना है तो मुझे किसको लार्ज करना पड़ेगा? डीवी को लार्ज करना पड़ेगा। अब डीवी मेरा क्या है? डीवी मेरा है डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो अब मुझे पता है कि डिफ्यूजन कांस्टेंट सर किसका ज्यादा होगा? डी मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का होगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में डीवी की वैल्यू क्या है? डीएन। और मुझे पता है डीएन कैसे ज्यादा होगा? बिकॉज मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि एट हाई फ्रीक्वेंसीज NPN transistor is preferred over to the PNP transistor. Why? Because in NPN transistor the electrons होंगे जो बेस में जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा सर? वो जो डिफ्यूजन कांस्टेंट बनेगा वो डीएन बनेगा, और डीएन की वजह से सर क्या ज्यादा होगा? एफ अल्फा ज्यादा होगा। तो ये बात समझ में आ गई। एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रेफर्ड टू पीएनपी एट हाई फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात, अगर मैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बीच में कंपैरिजन करूं सर, तो मुझे पता है कि सर जर्मेनियम की मोबिलिटी, अगर आपको याद हो फॉर्मूला कि जर्मेनियम की अगर वैल्यूज हमने ईडीसी में लिखी थी कि जर्मेनियम की मोबिलिटी सर सिलिकॉन के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में मोबिलिटी जर्मेनियम की ज्यादा होती है ड्यू टू द लेस एनर्जी बैंड गैप। तो सर जर्मेनियम की जब मोबिलिटी ज्यादा है तो जर्मेनियम का डिफ्यूजन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा सिलिकॉन कंपैरिजन में। इसीलिए अगर हाई फ्रीक्वेंसीज में अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के बीच में, तो आप जर्मेनियम को प्रेफरेंस देंगे, बिकॉज जर्मेनियम की मोबिलिटी एंड डिफ्यूजन कांस्टेंट इज मच लार्जर देन द सिलिकॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट एंड द सिलिकॉन मोबिलिटीज। ठीक है, तो दो यहाँ से हमें रिजल्ट्स मिले हैं। वन रिजल्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रेफर्ड। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ग्रेटर देन द होल मोबिलिटी,
और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर जाते हैं बेस के रीजन के अंदर, इसीलिए डिफ्यूजन कांस्टेंट वुड बी हायर. फॉर दैट, ड्यू टू डिफ्यूजन कांस्टेंट वुड बी हायर, आपका एफ अल्फा वुड बी लार्जर देन द एफ अल्फा फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, मतलब कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का एफ अल्फा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज्यादा आएगा. द सेकंड वन इज सर जर्मेनियम की मोबिलिटी ज्यादा हो, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सिलिकॉन के, जिससे कि क्या होगा, क्यों सर, ड्यू टू द लेस एनर्जी बैंड गैप, जिसकी वजह से सर क्या होगा, जिसकी वजह से सर ये होगा कि उनका डिफ्यूजन कांस्टेंट ज़्यादा होगा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स का, और उसको हम प्रेफर करेंगे हाई फ्रिक्वेंसीज पे. कि दोनों ही जो रीजंस हैं दैट इज फॉर हाई, ओनली फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो हमने फॉर्मूले भी याद किए हैं. एक पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया हुआ है जिसकी बेस विड्थ आपको दी हुई है 5 माइक्रोमीटर. आपको बेस विड्थ कितनी दी हुई है, 5 माइक्रोमीटर. डब्ल्यू भी आपको दिया है 5 माइक्रोमीटर, और आपको एमीटर करंट दिया हुआ है आई इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, और डिफ्यूजन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. अब आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जंक्शन. व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जंक्शन, आर ई इक्वल टू होता है वीटी अपॉन आई ई. तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, वीटी इज 26 मिली वोल्ट, आई ई इक्वल टू आपका जो यहाँ पे आपको एमीटर करंट आपको कितना दिया है 2 मिली एम्पियर. तो यहाँ से सर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 13 ओम आ जाएगा. और देन आपको दिए ट्रांजिट टाइम पूछा है, ट्रांजिट टाइम होता है डब्ल्यू वी स्क्वायर बाई 2 डी वी. तो पीएनपी ट्रांजिस्टर डब्ल्यू वी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू पी आएगा. तो डब्ल्यू वी की वैल्यू 5 माइक्रोमीटर, 2 इंटू डी पी इज 47. आप में रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा. एंड द फर्स्ट वन है अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपका फॉर्मूला पता है 1/2 पाई टी. इससे आपकी क्या आ जाएगी, एफ अल्फा आ जाएगा. दिस इज एफ अल्फा, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है. तो आई थिंक बोथ द 3 फॉर्मुलेज आर फॉर द बोथ द आई थिंक 4 क्वेश्चंस आर वेरी इजी. अच्छा, कैपेसिटेंस और बचा हुआ है, तो सीजेई का भी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीजेई, सीजेई का जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज अ टीटी अपॉन आरई. CJE is TT upon RE. CJE is TT upon RE. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, TT upon RE. TT की वैल्यू आपने निकाल ली, RE की वैल्यू निकाल ली. तो चारों क्वेश्चन आप निकाल के सॉल्व कीजिए, इसके आंसर हम अगली क्लास में वेरीफाई कर लेंगे. सो आई थिंक इट इज ऑल क्लियर. सो आई थिंक दिस इज अ टी मॉडल ऑफ बीजेटी. टी मॉडल ऑफ बीजेटी में हमने देखा है कि सर CJE एंड CJC आर बोथ ट्रांजिस्टर, अगर 2 कैपेसिटर्स अप्लाइड होते हैं हमारे मॉडल के अंदर, इसके लिए हमें शॉर्ट सर्किट करंट गेन, सर यही पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, जिसके लिए एफ अल्फा की जो फॉर्मूला आया दैट इज 1/2 पाई RE CJE. यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला होता है एफ अल्फा का दैट इज 1/2 पाई TT, पर TT इज अ ट्रांजिट टाइम. एंड TT का फॉर्मूले के लिए हमने 2 एनालिसिस की. पहले तो हमने एक एनालिसिस की कि सर कैसे इस TT को कम किया जाए. इसके लिए 2 तरीके हैं, आप बेस विड्थ को रिड्यूस कीजिए. सेकंड वन इज ग्रेडेड बेस, एंड द सेकंड वन इज मेथड इज ग्रेडेड बेस. इस ग्रेडेड बेस वाले सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्रांजिस्टर, और लो फ्रीक्वेंसी में जो हम ट्रांजिस्टर नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर. इस एफ अल्फा की बेस के टर्म्स में हम यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को भी निकाल सकते हैं, दैट इज एफटी. एफटी हमने ऑलरेडी पाई मॉडल के लिए निकाला हुआ है, दैट इज बीटा इंटू एफ बीटा. अल्फा के लिए ये एफ अल्फा के लिए आ जाएगा अल्फा इंटू एफ अल्फा. इसका फॉर्मूला आप बड़े इजीली ड्राइव कर सकते हैं. एफ अल्फा को हम एफ बीटा के टर्म्स में निकाल सकते हैं, दैट फॉर्मूला इज 1 प्लस बीटा इंटू एफ बीटा. ये सारे फॉर्मूले जितने हमने लिखे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इन योर नोट्स. ठीक है. हमने एक और एनालिसिस की कि सर एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों पीएनपी ट्रांजिस्टर से प्रेफर किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसीज पे, और क्यों जर्मेनियम ट्रांजिस्टर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से प्रेफर किया जाता है. बोथ ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड द फाइनल वन इज, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज अ प्रीवियस ईयर IES क्वेश्चन. ठीक है, चारों पैरामीटर्स आप अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई थिंक नाउ इट इज फिनिश्ड. थैंक यू सो मच. सारे नोट्स को आप लिख लीजिए, मैं PPT आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर करा दूंगा. थैंक यू सो मच.